नहीं, ध्यान से सुनेगा खाली। हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है लैडर इफ स्टेटमेंट, और उसका यूज कहाँ करते हैं हम। यूज व्हेन टू आर मोर देन टू कंडीशन इज गिवन। इसका मतलब ये हो गया कि हम लैडर इफ स्टेटमेंट का यूज तब करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर दो अथवा दो से अधिक कंडीशन दी गई होंगी। जब भी दो अथवा दो से अधिक कंडीशन दी गई होंगी उस केस में हम लैडर इफ स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं। और ये एग्जीक्यूट कैसे करता है, इसमें जितने भी इफ स्टेटमेंट दिए गए होंगे सब के अंदर कंडीशन दी गई होगी। जैसे मान लीजिए ये पहला जो इफ स्टेटमेंट है, ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे दी गई कंडीशन टेस्ट की जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इसके साथ साथ ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे भी आएगा, कंट्रोल ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इफ पे आएगा। कब? जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इस कंडीशन पे भी आएगा। और अगर कंडीशन होती है फॉल्स, इन केस अगर इस इफ की कंडीशन होती है फॉल्स तो डायरेक्ट इस लाइन को छोड़ देगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी इसकी कंडीशन फॉल्स होगी एक लाइन, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इस स्टेटमेंट को छोड़ के सीधे नेक्स्ट इफ पे आएगा। अब नेक्स्ट इफ पे आ गया तो फिर यहाँ पे दी गई कंडीशन फिर से टेस्ट होगी। फिर से इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे तो फिर वही काम होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर नेक्स्ट इफ पे आएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एक लाइन को छोड़ के, हमेशा ऐसे ही लैडर इफ वर्क करता है, इस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट इफ पे आएगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो एक लाइन छोड़ रहा है। और ध्यान दीजिएगा ये तब के लिए है जब इफ के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया गया होगा। तो मैंने मैंने ये भी आपको बता रखा है कि जब इफ के साथ एक ही स्टेटमेंट दिया हो तो उसको करली ब्रेस में लिखें या ना लिखें, हमारे प्रोग्राम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम करली ब्रेस का यूज कब करेंगे? जब इफ के साथ हर एक इफ के साथ एक से अधिक स्टेटमेंट होंगे तो उस केस में हमको उन सारे स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेस के अंदर हमको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन जब एक स्टेटमेंट हो तो उसको कर्ली ब्रेस में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अच्छा यही होता है कि हम कर्ली ब्रेस का यूज ना करें। कब? जब इफ के साथ एक ही स्टेटमेंट लिखा हो। इस तरीके से वह स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। फिर अगर इसकी भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर नेक्स्ट इफ पे आएगा। और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर जाके नेक्स्ट इफ पे आएगा। इस तरीके से लैडर इफ वर्क करता है। अब इस पे हम आधारित कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम लोग इसके बाद कुछ एग्जांपल इसके आगे देखेंगे। हम लोग लैडर इफ स्टेटमेंट पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक तीन वेरिएबल लिया है। एक लिया है ए नाम का वेरिएबल जिसके अंदर हमने 3 दे दिया है। एक वेरिएबल लिया है बी नाम का जिसके अंदर हमने ले लिया 5। और एक वेरिएबल लिया हमने 8। और यहाँ पे हमको क्या क्या पता लगाना है कि ए, बी और सी में तीनों में ग्रेटर कौन है। तो देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन अराइज हो सकती हैं। तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो ए बड़ा होगा, या तो बी बड़ा होगा, या तो सी बड़ा होगा। तो हमने आपसे क्या बताया था कि लैडर इफ स्टेटमेंट का यूज हम कब करेंगे? जब हमारे पास दो अथवा दो से अधिक कंडीशन होंगे। तो देखिए कंडीशन कितने बन रहे हैं। एक कंडीशन ए बना कि या तो एक बड़ा होगा, या तो ए बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनी? या तो बी बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन क्या बनी? या तो सी बड़ा होगा। तो अब इस केस में या तो ए बड़ा होगा, एक कंडीशन हो गया, या तो बी बड़ा होगा, दूसरा कंडीशन हो गया, या तो सी बड़ा होगा। तो इन तीनों में से अब क्योंकि तीन कंडीशन हो गई, इस केस में हम किसका यूज करेंगे? हम इस केस में लैडर इफ स्टेटमेंट का आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, मेन मेन एग्जीक्यूट करेगा। मेन के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा।
तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो 3 चला जाएगा ए के अंदर, 5 चला जाएगा बी के अंदर। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो ए की वैल्यू रखी जाएगी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू है ए की वैल्यू 3 रखते हैं, बी की वैल्यू रख लेते हैं 5। क्या 3 5 से बड़ा है? 3 5 से बड़ा नहीं है। ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई। तो आपको पता है एंड में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई होती है तो पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो अब ये सीधे कहाँ जाएगा, जब मैंने बताया है आपको, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एक लाइन छोड़ेगा। देखिए सी आउट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो होगा क्या, एक लाइन को छोड़ के सीधे नेक्स्ट इफ पे आया। तो नेक्स्ट इफ पे फिर बी की वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 8। लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, कंडीशन तुरंत फॉल्स हो गया, क्योंकि 5 8 से बड़ा नहीं होता है। बी की वैल्यू 5 होने की वजह से और सी की वैल्यू 8 होने की वजह से ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन भी हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गया तो फिर नेक्स्ट इफ पे आ जाएगा, यहाँ से सीधे जंप करके नेक्स्ट इफ पे आएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू दी गई है 3। तो देखिए 8 3 से बड़ा हो गया, मतलब ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर यहाँ पे भी रख के चेक करेंगे, एंड में जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम अगले ऑपरेंड को भी चेक करते हैं। तो 8 हो गया, बी की वैल्यू 5 हो गई, तो 8 5 से भी बड़ा हो गया, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। और एंड में जब दोनों देखिए, जब लास्ट वाले इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो होगा क्या, ये सी आउट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंट करेगा सी इज ग्रेटर। तो देखिए ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, क्यों? क्योंकि इस इफ की भी कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरे वाले इफ की भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तब जाके तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सॉरी तीसरे वाले कंडीशन जब ट्रू हुई है तब जाके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सी आउट के, सॉरी लेटर इफ के फंक्शनलिटी को इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं।